एक ही दिन में एक सुपरस्टार अपने सबसे बड़े राइवल स्टालिन को फ्रेंड कहकर प्राइज करता है और उसी दिन एक दूसरे सुपरस्टार का माइक कट हो जाता है। एक एम्बुलेंस रास्ता रोक लेती है। इसे आप कोइंसिडेंस कहेंगे या एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। सितंबर 14, 2025 तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट डे। उस दिन रात 8 बजे चेन्नई में एक बात हवा में गूंजी और ठीक उसी टाइम त्रिची में एक आवाज को हवा में ही दबा दिया गया। सीन चेन्नई की एक 5 स्टार होटल जैसा ऑडिटोरियम। एसी की हवा में भी पसीना आ जाए, इतना टेंशन। स्टेज पर था इलयराजा, म्यूजिक डायरेक्टर। ऑडियंस में तमिल इंडस्ट्री का पूरा टॉप बैच मौजूद था। पहले लाइन में चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन और उनके साथ कमला हासन भी थे। हर कैमरा उन्हीं पर फोकस था। हर जर्नलिस्ट एक छोटी सी न्यूज के लिए बैठा था। उस टाइम स्टेज पर एक शख्स चल कर आता है, एज 74, वाइट हेयर, वाइट बियर्ड, लेकिन वो वॉक, वो पोस्चर, वो ऑरा आज भी बॉक्स ऑफिस को शेक करने वाला सुपरस्टार रजनीकांत। जैसे ही उन्होंने माइक हाथ में लिया, पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस। उन्होंने अपनी यूजुअल ट्रेडमार्क स्माइल के साथ इलयराजा की तारीफ की। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन अपनी स्पीच के एंड में वो सीएम स्टालिन की तरफ मुड़े और एक बात कही, सिर्फ एक बात, जो उस रात का हॉट टॉपिक बन गई। तमिलनाडु के न्यूज़पेपर्स की फर्स्ट पेज हेडलाइन बन गई। उन्होंने कहा, एम.के. स्टालिन इज पोजिंग ए चैलेंज नॉट ओनली टू द रूलिंग गवर्नमेंट at the center but also to the new and old rivals. Wait a minute. Old rivals तो हमें पता है, AADMK and BJP एक लंबी लिस्ट है, लेकिन न्यू राइवल्स आपको शायद पता होगा ये नया दुश्मन कौन है। अब हम जैसा नॉर्मल ऑडियंस क्या सोचेगी, वह कितना बड़ा दिल है, सीएम साहब की कितनी अच्छी तारीफ की, लेकिन वहाँ बैठे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के दिमाग में अलग ही कैलकुलेशंस चल रहे थे। उन्होंने इसे 3 पॉसिबल एंगल से देखा। एंगल 1, द एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट। रजनीकांत के पास 30 इयर्स का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। हर इलेक्शन को, हर सीएम को उन्होंने करीब से देखा है। तो क्या एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह वो नए प्लेयर्स को ग्राउंड रियलिटी दिख रहे थे। बाय गेम थोड़ा टफ होने वाला है, सीएम इज वेरी स्ट्रांग, उसे बीट करना इतना इजी नहीं। क्या ये एक वार्निंग थी? एंगल 2, द सीनियर एडवाइस। इंडस्ट्री में रजनीकांत एक बड़ा पिलर है, तो क्या नए दुश्मन वाली बात सिर्फ विजय के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स में आने वाले हर एक्टर के लिए एक मैसेज था। पॉलिटिक्स को ये मूवी नहीं, यह हर स्टेप ध्यान से रखना पड़ता है। क्या एक सीनियर की एडवाइस थी? एंगल नंबर 3, द डिप्लोमेट। पॉलिटिक्स से दूर होने के बाद कंट्रोवर्सीज से बचने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, क्या उन्होंने एक डिप्लोमेट की तरफ बात की? रीज़न कुछ भी हो, लेकिन द टाइमिंग इज एवरीथिंग, और उस टाइमिंग में ही था असली मसाला। क्योंकि जिस वक्त रजनीकांत चेन्नई में ये बात कर रहे थे, ठीक उसी दिन सीन कट टू चेन्नई के एसी हॉल से होगा 300 किलोमीटर्स दूर ट्रिची। यह एसी नहीं, सिर्फ धूप है। यह सेलिब्रिटीज नहीं, सिर्फ आम जनता है। लाखों फैंस अपने हीरो के लिए, अपने थलपति के लिए घंटों से वेट कर रहे थे। उनके बीच एक ओपन टॉप व्हीकल पर पसीने में भीगा हुआ एक्टर विजय। पॉलिटिक्स में एंट्री अनाउंस करने के बाद यह था उनका पहला पब्लिक कैंपेन, मैं आ रहा हूँ नाम का एक टूर। और उसके लिए त्रिची को सेलेक्ट करने के पीछे एक बड़ा प्लान था। द्रविडियन पॉलिटिक्स की नींव रखने वाले सीएन अन्नादुरई, एमजीआर जैसे लेजेंड्स की अपनी जर्नी यहीं से शुरू की थी। मैं उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करूंगा, ये कहने का विजय का मास्टर स्ट्रोक था। पब्लिक के शोर के बीच विजय ने माइक हाथ में लिया। वो कुछ कहने ही वाले थे, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, कहा ही होगा कि माइक कट। पब्लिक को कुछ समझ नहीं आया। विजय के फेस पर थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा इरिटेशन, टेक्निकलिटी में इधर उधर भागने लगी। और तभी एंट्री हुई हमारी स्टोरी की एक और कैरेक्टर की, एक एम्बुलेंस। उसकी सायरन के शोर में विजय की आवाज हवा में खो गई। फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फैंस का ये मानना था ये प्री प्लान है, जानबूझ के किया जा रहा है। डीएम के गवर्नमेंट हमारे दलपति की आवाज दबा रहा है। हर तरफ से ऐसा ही आवाज आ रही थी। इसे आप साजिश कहेंगे या कोइंसिडेंस, साइड में रखिए। पॉलिटिक्स में आने वाले हर नए प्लेयर का ऐसा वेलकम नॉर्मल है। विजय के लिए पुलिस ने जो कंडीशंस की लिस्ट रखी, वो देखकर आप समझ जाएंगे। रोड शोज नहीं, बड़े साउंड सिस्टम्स नहीं, फायर क्रैकर्स नहीं, फ्लेक्सीज एंड बैनर्स नहीं। अगर 30 मिनट से ज़्यादा बोले तो हम खुद माइक कट कर देंगे। ऐसा करीब 25 कंडीशंस। जब पावर में बैठे डीएम के AADM के लीडर्स टूर करते हैं तो ये रूल्स नहीं होते, लेकिन पॉलिटिक्स में नए आने वाले विजय के लिए ये सब लागू होता है। वेलकम टू द तमिलनाडु पॉलिटिक्स मिस्टर विजय। विजय ने अपने फर्स्ट डे पर ही पॉलिटिक्स की हीट को, उसके कचरे को और राइवल्स के चीप ट्रिक्स को टेस्ट कर लिया। ये था उसका कैंपेन में पहला टेस्ट। तो अब इन दोनों पिक्चर्स को साइड बाय साइड रखिए। एक तरह रजनीकांत 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ अपनी बातों से पॉलिटिक्स को शेक करने वाला एक चेस मास्टर, दूसरी तरह विजय
पॉलिटिक्स में आने की फर्स्ट डे ही माइक तक नहीं पकड़ पाने की सिचुएशन, कदम कदम पर ऑब्स्टैकल्स। आखिर रजनीकांत पॉलिटिक्स में आए क्यों नहीं? उस किंग मेकर के पीछे की असली स्टोरी क्या है? उनके डिसीजंस के पीछे उनकी सोच क्या थी? जब तक वो स्टोरी नहीं समझेंगे, ये स्टोरी समझ नहीं आएंगी। तो टाइम ट्रैवल के लिए रेडी हो जाइए, हम 30 साल पीछे जा रहे हैं। सेक्शन 1, 1996, द एक्सीडेंटल किंग मेकर। हम अब 1996 में हैं। वीडियो में आगे जाने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वाले लोग, और बेल आइकन को ऑल पे रखें और हमारी बानू इनसाइड फैमिली को बड़ा करें। वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हम अब 1996 में हैं। इमेजिन कीजिए उस जमाने में तमिलनाडु कैसा था। उस वक्त की चीफ मिनिस्टर जयललिता, उनका पावर, उनकी पर्सनालिटी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी गवर्नमेंट पर करप्शन के सीरियस एलिगेशंस थे और पब्लिक में स्ट्रांग एंटी इंक्यूबेंसी। लोग एक चेंज का इंतजार कर रहे थे और उनके पास थी सिर्फ एक उम्मीद, सुपरस्टार रजनीकांत। उस टाइम रजनीकांत सिर्फ एक सिनेमा हीरो नहीं थे, उसके कहीं ज्यादा। जैसे अपने किसी कंपनी में सीईओ पोस्ट के लिए अप्लाई भी ना किया हो और बोर्ड मेंबर्स डिसाइड कर ले कि आप ही हमारी नेक्स्ट सीईओ, रजनीकांत सिचुएशन ऐसे ही थी। उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाई, किसी मीटिंग में स्पीच नहीं दी, लेकिन इस गवर्नमेंट को सिर्फ आप ही बदल सकते हैं ये कहकर पब्लिक, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज सब उनके घर के चक्कर कर रहे थे। उस प्रेशर के बीच कांग्रेस पार्टी ने जयललिता से अलायंस कर लिया। तब रजनीकांत ट्रिगर हो गए और बाहर आए, टीवी कैमरास के सामने खड़े हुए और हिस्ट्री में दर्ज होने वाली वो एक लाइन कही, अगर जयललिता फिर से पावर में आई तो तमिलनाडु को भगवान भी नहीं बच सकता। सिर्फ एक लाइन, बस एक लाइन, वो एक आटम बॉम्ब की तरह फटी। जयललिता गवर्नमेंट गिर गई। डीएमके टीएमसी अलायंस ने हिस्ट्री के सबसे बड़ी जीत हासिल की। रजनीकांत बिना कोई पार्टी बनाए, बिना कोई इलेक्शंस लड़े एक किंग मेकर बन गए। सबने सोचा ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। 2001 में रजनीकांत इज द नेक्स्ट सीएम, लेकिन वो नहीं आए। क्यों? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। यहाँ हमने रजनीकांत की साइकोलॉजी को समझना होगा। ये पावर उन्होंने मांगी नहीं थी, ये पब्लिक और सिचुएशन उन पर लगी हुई एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या वो इसके बोझ उठाने के लिए रेडी नहीं थे, या उन्हें पहले से पता था कि पॉलिटिक्स सिनेमा जितना इजी नहीं? किसी एक को हराने के लिए मेरी बात ने काम किया, लेकिन एक स्टेट को चलाने के लिए ये काफी नहीं। क्या वो ये समझ गए थे? वो एक एक्टर है, एक स्पिरिचुअल पर्सन जो शांति से जीना चाहते हैं। क्या उन्हें डर था कि पॉलिटिक्स के कीचड़ में उतरने से उनकी शांति चल जाएगी? रीजन कुछ भी हो, उस किंग मेकर ने किंग बनने से इनकार कर दिया। सेक्शन नंबर 2, द सर्च फॉर पाथ। 1996 के बाद रजनीकांत पॉलिटिक्स से दूर रहे, लेकिन पॉलिटिक्स ने उन्हें नहीं छोड़ा। हर इलेक्शन में एक ही डिस्कशन, सुपरस्टार का सपोर्ट किसको। इस फेज में उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजंस लिए जिन्होंने पब्लिक में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। 2002, द कावेरी इश्यू। कर्नाटक के साथ कावेरी वाटर पर विवाद। तमिलनाडु फार्मर्स के लिए रजनीकांत ने पब्लिक मूवमेंट का ऐलान किया, एक दिन का हंगर स्ट्राइक भी किया, लेकिन फिर से क्लियरली कहा मुझे पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना। उनका मैसेज था मैं लोगों के लिए लड़ूंगा, लेकिन उस पावर के लिए नहीं। 2004, द यू टर्न। एक डिसीजन था जिसने सबको शॉक कर दिया। कहते हैं ना पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। रजनीकांत ने ये लेसन हमसे बेहतर प्रैक्टिस करके दिखाया। 1996 में जिनके लिए नो कहता था, उसी जयललिता के बीजेपी एआईएडीएम के अलायंस को अपना वोट दे दिया। पब्लिक का माइंड ब्लॉक हो गया। एक या सुपरस्टार ने अपनी बात बदल दी, लेकिन रजनीकांत का रीजन अलग था। बीजेपी ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का प्रॉमिस किया है, वो तमिलनाडु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रजनीकांत ने उस अलायंस को सपोर्ट किया। यहाँ उनका डायलेमा समझिए, जयललिता के खिलाफ पुरानी नफरत से ज्यादा उन्होंने स्टेट के भले वाले एक पॉलिसी को इंपॉर्टेंस दी। इसे बात बदलना कहेंगे या स्टेट के हित में लिया गया एक प्रैक्टिकल डिसीजन। जैसे आज कई लोगों के लिए इंडिया फर्स्ट है, अगर इंडिया का भला हो तो अपना ओपिनियन बदल लेते हैं। शायद उन्होंने भी स्टेट के भले के लिए अपना ओपिनियन बदला। नेक्स्ट, द स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स आइडिया। इसी कंफ्यूजन के बीच उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी सामने रखी, स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स। ये वोट सुनते ही तमिलनाडु की द्रविडियन पार्टीज ने शोर मचा दिया। ओ माय गॉड, ये बीजेपी का एजेंट है, रिलीजियन को पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, ऐसा बोला। लेकिन रजनीकांत सर ने कुछ और कहना चाहते थे। उनका मतलब था कैस्ट और रिलीजियन से ऊपर एक हॉनेस्ट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। शायद सेक्युलर वोट यूज ना करके स्पिरिचुअल वोट यूज करना उनकी एक मिसकम्युनिकेशन मिस्टेक, या द्रविडियन पॉलिटिक्स में लोग उस वोट का असली मीनिंग समझ नहीं पाए। ये आज भी एक डिबेट है। सेक्शन 3, द फाइनल डायलेमा। सालों के आऊँगा नहीं आऊँगा सस्पेंस के बाद दिसंबर 31, 2017 रजनीकांत ने वो बात कह दी, मेरी पॉलिटिकल एंट्री कंफर्म है। फैंस में जैसे करंट दौड़ गया, मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल पार्टीज में टेंशन। लेकिन तब से 2020 तक फिर वही स्लो पेस। पार्टी का नाम अनाउंस नहीं किया, फ्लैग रिलीज नहीं किया। एक तरफ कमला हासन ने पार्टी बनाकर इलेक्शन भी लड़ लिया, लेकिन रजनीकांत बस कहते रहे काम चल रहा है।
ये डिले क्यों? पार्टी बनाना कोई मूवी बनाने जितना इजी नहीं है। 234 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, करोर्स में फंड्स चाहिए, गाँवों गाँवों घूमने के लिए फिजिकल एनर्जी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दो पॉलिटिकल जेंट्स के टक्कर लेने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए। ये सब कैलकुलेशन चल ही रहे थे कि कोविड-19 आ गया, पूरी दुनिया बदल गया, पूरी पॉलिटिक्स बदल गई। उसी टाइम उनकी हेल्थ कंडीशंस, उनकी एज, ये सब उन्होंने पीछे कहने रहे थे। फाइनली दिसंबर 29, 2020 एक 3 पेज प्रेस नोट, वो था द फाइनल आंसर। जो लोग मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ आएंगे, मैं उन्हें कुर्बान नहीं कर सकता। मेरे हेल्थ आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दे रही, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। वही ये था उस प्रेस नोट का मीनिंग। बहुत लोगों ने कहा सुपरस्टार डर गए, अपनी बात से मुकर गए, लेकिन एक दूसरे एंगल से सोचिए, अगर वो पॉलिटिक्स में आकर पार्टी बनाकर बीच में हेल्थ इश्यूज की वजह से पीछे हट जाए तो उन पर भरोसा करने वाले लाखों वर्कर्स और एमएलए कैंडिडेट्स का क्या होता, उनके पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होता। पब्लिक से ढेर सारे प्रॉमिसेस करके उन्हें पूरा ना करने पाने से बेहतर क्या पहले ही हॉनेस्टली ये मुझे नहीं हो पाएगा कहकर पीछे हट जाना ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है। ये फेल्यूर नहीं था, एक प्रैक्टिकल पेनफुल डिसीजन था। ये थी किंग मेकर की आखिरी अंक, ये थी रजनीकांत सर की स्टोरी। ये गेम जो वो खेल नहीं पाए, ये बैटलफील्ड जो उन्होंने छोड़ दिया, अब एक नए प्लेयर के लिए रेडी है, और वो प्लेयर है दलपति विजय। विजय स्ट्रैटेजी लेसन्स फ्रॉम द मास्टर। रजनीकांत की इस 30 साल की जर्नी से विजय ने क्या लेसन सीखे? रजनीकांत ने जो गलतियां की, विजय ने उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाया? रजनीकांत का पॉलिटिकल सफर पॉलिटिक्स में आने वाला हर एक्टर के लिए एक टेक्स्ट बुक जैसा है, लेकिन उसमें व्हाट टू डू वाले चैप्टर्स से ज्यादा व्हाट नॉट टू डू वाले चैप्टर्स है। ऐसा लगता है ये विजय ने उस टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर, हर लाइन को बाय हार्ट कर लिया है। ही क्लियरली अंडरस्टूड द असाइनमेंट। तो रजनीकांत की जर्नी से विजय ने क्या सीखा? लेट्स ब्रेक इट डाउन। लेसन 1, द टाइमिंग। रजनीकांत सही टाइम के लिए ये 25 साल वेट करते रहे। 1996 में उनके पास जो क्रेज और हाइप था, अगर तब पार्टी बनाई होते तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती, लेकिन वो वेट करते रहे, उस राइट टाइम के लिए वेट करते करते आखिर में टाइम आउट हो गया। विजय इस मामले में बहुत शार्प निकले। उन्होंने वेट नहीं किया, अपने करियर के पीक पर वारिसुलिया जैसे ब्लॉकबस्टर्स के साथ फुल फॉर्म में रहते हुए 49 ईयर्स के एज में ही यही है सही टाइम बोलकर मैदान में कूद गए। पॉलिटिक्स को सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, एनर्जी भी चाहिए, और जब वो एनर्जी उनके पास थी तभी उन्होंने गेम में एंट्री ली। फर्स्ट लेसन, पास्ड विद डिस्टिंक्शन। लेसन नंबर 2, द क्लैरिटी। रजनीकांत ने अपने आइडियोलॉजी को स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स कहा। उस वोट को पब्लिक तक समझने में बहुत टाइम लगा। वो सेक्युलर है या रिलीजियस, बीजेपी को सपोर्ट है या नहीं, ऐसा बहुत कंफ्यूजन था। पार्टी का काम क्या है, फ्लैग क्या है, आखिर तक एक सस्पेंस मेंटेन किया। विजय ने ये मिस्टेक नहीं की। नो सस्पेंस, नो कंफ्यूजन। डायरेक्टली पार्टी का नाम तमिलग वेट्री कागजम अनाउंस किया। फ्लैग आइडियोलॉजी सब क्लियर। 2024 पार्लियामेंट इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, 2026 असेंबली इलेक्शंस ही हमारा टारगेट है। फर्स्ट डे पर ही एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप दे दिया। सिर्फ मैं आ रहा हूँ नहीं कहा, बल्कि क्यों आ रहा हूँ और कब आ रहा हूँ ये भी बताया। सेकंड लेसन, नेल्ड इट। लेसन 3, द आइडियोलॉजी एंड द इमेज। रजनीकांत पर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था? वो बीजेपी का आदमी है, ये लेबल। 2024 में मोदी जी का उनसे मिलना और उनका कुछ मौकों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, इस सब चीज़ों ने उस लेबल को और स्ट्रॉन्ग किया। द्रविडियन पॉलिटिक्स में ये बीजेपी का लेबल बहुत डेंजरस है। मेरे को भी नहीं पता क्यों डेंजरस है, लेकिन डेंजरस है, वो पता है। विजय इस मामले में एक्स्ट्रा केयरफुल है। उनके पार्टी के नाम में द्रविडियन वर्ड ना होने के बावजूद वो अपनी स्पीचेस में अंबेडकर, पेरियार, कामराज जैसे द्रविडियन आइकॉन्स के नाम यूज कर रहे हैं। वो बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरी पॉलिटिक्स कैस्ट और रिलीजन से ऊपर होगी, ये कहते हुए भी वो जान रख रहे हैं कि उन पर बीजेपी का लेबल ना लगे। थर्ड लेसन, परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। तो टाइमिंग, क्लैरिटी, आइडियोलॉजी, जहाँ जहाँ रजनीकांत और दगमा गए, वहाँ वहाँ विजय एक सॉलिड प्लानिंग के साथ जान से कदम रख रहे हैं। सेक्शन 2, द टू साइडेड कॉइन। ये सब देखकर लगता है कि विजय रजनीकांत के एंटीथीसिस है, कि वो उनके ऑपोजिट अपने पॉलिटिक्स बिल्ड कर रहे हैं, है ना? लेकिन यहाँ एक और एंगल है, रेस्पेक्ट और कॉम्पिटिशन। पॉलिटिक्स अलग है, पर्सनल रेस्पेक्ट अलग। ये विजय ने कई बार प्रूव किया है। ये है सिक्के का एक पहलू, हेड्स। उन्होंने हमेशा रजनीकांत को एक गुरु, एक इंस्पिरेशन माना है। ये सिर्फ कैमरा के सामने एक्टिंग नहीं, दिल से निकला हुआ रेस्पेक्ट है। इसके 5 सॉलिड एग्जाम्पल्स था। इंसिडेंट 1, चंद्रमुखी 200 डेज फंक्शन। स्टेज पर रजनीकांत स्पेशल गेस्ट बनकर आए। विजय ने माइक पकड़कर कहा, सुपरस्टार की मूवी एक घोड़ा जैसे है, वो गिर भी जाए तो धूल झाड़ कर पहले से भी तेज दौड़ता है। उस बात पर रजनीकांत के चेहरे पर जो स्माइल आई, वो सीन एक क्लासिक है। इंसिडेंट 2 और 3 सेम, द नेक्स्ट सुपरस्टार एलर्जी। फैन मीटिंग्स या इंटरव्यूज में अगर गलती से भी कोई विजय को नेक्स्ट सुपरस्टार कह दे
तो उनका फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता था। विजय कहता था, प्लीज़ ये मत कहिए, तमिल सिनेमा को सुपरस्टार एक ही है और हमेशा वही रहेंगे, रजनीकांत। वो बहुत पोलाइटली लेकिन बहुत फर्म होकर कहते थे। इंसिडेंट नंबर 4, द खैदी अवार्ड्स शो। स्टेज पर एंकर ने विजय को कॉर्नर करने की कोशिश की। सिर्फ पब्लिक आपको दलपति बुलाइए या नेक्स्ट सुपरस्टार। विजय ने एक सेकंड सोचा और अपनी ट्रेडमार्क स्माइल के साथ कहा, हमेशा दलपति ही काफ़ी है। वो सुपरस्टार टाइटल उन्हीं के पास रहना चाहिए और उस क्वेश्चन पर फुल स्टॉप लगा दिया। इंसिडेंट नंबर 5, द गोल्डन मोमेंट। इमेजिन दिस सीन, एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार को अवार्ड दे रहे हैं। विजय ने अपने हाथों से रजनीकांत को अवार्ड देते हुए कहा, इस स्टेज पर इनके बगल में खड़ा होना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है। ये सब देखकर क्या लगता है, विजय के मन में रजनीकांत के लिए सिर्फ रेस्पेक्ट नहीं, डिवोशन है ना? लेकिन ये थी हेड्स की स्टोरी। हर सिक्के की दूसरी पहलू होता है टाइल्स, द प्रोफेशनल राइवलरी। स्टेज पर ये सारा रेस्पेक्ट चलता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर, सोशल मीडिया पर सिचुएशन अलग था। जैसे ही मूवीज रिलीज होती है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब वार जोन्स बन जाते हैं, द फैन वार्स। कुछ टाइम पहले एक्स स्पेस पर रजनीकांत के कुछ फैंस ने विजय के बारे में बुरा बोलते हुए एक ऑडियो क्लिप लीक हो गया। उसके बाद ऑनलाइन में तोड़ वर्ल्ड वार शुरू हो गया। विजय फैंस, रजनी फैंस, गालियां, मीम्स, पर्सनल अटैक्स, पूरा कैओस मच गया। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गया कि खुद रजनीकांत की टीम को आगे आकर सुपरस्टार ऐसी चीज़ें सपोर्ट नहीं करते, शांति रहिए का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने पड़ा। एक फैन वार ऑफिशियल स्टेटमेंट तक पहुंच जाए तो आप राइवलरी का लेवल्स समझ सकते हैं। द बॉक्स ऑफिस क्लैशेस। जेलर वर्सेस लियो, ये सिर्फ दो मूवीज़ के बीच का कॉम्पिटिशन नहीं था, ये दो किंग्स के बीच का किंगडम की फाइट थी। फर्स्ट डे कलेक्शंस कितने, ओवरसीज राइट्स कितने, हर फैन पॉकेट में कैलकुलेटर लिए घूमने वाले ट्रेड एनालिस्ट बन जाती है। हमारा हीरो का रिकॉर्ड तुम्हारा हीरो नहीं तोड़ सकता, ये कहकर ऑनलाइन लड़ाई, थिएटर के बाहर फ्लेक्सी वार्स एक छोटी वार है। द इनडायरेक्ट काउंटर्स एंड पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बड़ी डिस्कशन है कि विजय के मूवीज के कुछ पंच डायलॉग्स रजनीकांत के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पर इनडायरेक्ट काउंटर होते हैं। जब रजनीकांत स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स कहते हैं तो विजय की मूवीज में सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस पर डायलॉग्स होते हैं। कोइंसिडेंस या कैलकुलेटेड मूव? तो सच क्या है, स्टेज पर दिखने वाला रेस्पेक्ट या सोशल मीडिया पर दिखने वाली वार? आंसर सिंपल है, दोनों सच है। एक टॉप डॉक्टर दूसरे टॉप डॉक्टर की रेस्पेक्ट करता है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में नंबर 1 स्पॉट के लिए कम्पीट भी करता है। ये भी वैसा ही है। ये पर्सनल दुश्मनी नहीं, ये एक प्रोफेशनल राइवलरी। नंबर 1 स्पॉट के लिए होने वाला एक हेल्थी और कभी कभी अनहेल्थी कॉम्पिटिशन। लेकिन इतने सालों से सिनेमा बैटलफील्ड में चल रही ये वार अब पॉलिटिकल बैटलफील्ड में शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ रूल्स अलग है, स्टेक्स अलग है। यहाँ जीतने पर कलेक्शन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, चीफ मिनिस्टर चेयर मिलती है। द फाइनल क्वेश्चन, अब हम वापस उस दिन पर आ जाते हैं जहां से हमने स्टोरी शुरू की थी, सितंबर 14, 2025। रजनीकांत की जर्नी, विजय की स्ट्रैटेजी, ये सब जानने के बाद अब आप बताइए, चेन्नई में सीएम स्टालिन की तारीफ करते हुए रजनीकांत ने जो कहा, उसका असली मतलब क्या था? क्या वो विजय के लिए एक वार्निंग थी, तुम्हारी फाइट मुझसे नहीं, एक पावरफुल सीएम से है, पॉलिटिक्स इतना ईजी नहीं? या वो एक सीनियर की एडवाइस थी, स्टेट गवर्नमेंट से पंगा मत लो, देख कर कदम रखो? या फिर वो एक पॉलिटिकल मूव था, मेरा सपोर्ट डीएमके को है, ये कहकर एंटी डीएमके वोट्स को डिवाइड करके विजय को नुकसान पहुंचाने का एक मास्टर स्ट्रोक? दूसरी तरफ विजय, फर्स्ट डे ही माइक कट, एम्बुलेंस की साइरन। ये सब देखने के बाद उसे समझ आ गया होगा कि आने वाले दिन फूलों की सेज नहीं, कांटों का रास्ता है। रजनीकांत जो शतरंग नहीं खेल पाए, क्या वो उस गेम में टिक पाएंगा, जीत पाएंगा? एक हीरो ने पॉलिटिक्स में आने के लिए 30 साल सोचा, दूसरा हीरो 30 साल के पॉलिटिक्स को बदलने के लिए आया है। एक स्टोरी शायद खत्म हो चुकी है, दूसरी की स्टोरी अभी शुरू हुई है। स्टोरी का क्लाइमैक्स लिखेगी पब्लिक और इसका फैसला सुनाएगा वक्त। और आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।